गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में। कल हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया था जो आफ्टर 10th बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आज हम उसी पार्ट को आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो कल के टॉपिक में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि हमारे आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने कल कहा था कि हमने ऑब्जेक्ट टर्म इसलिए यूज में लिया है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से हैं जो लिविंग कैटेगरी में आएंगे यानी सजीव श्रेणी में आएंगे और ऐसे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव कैटेगरी श्रेणी में आएंगे। अगर जो छोटी क्लासेस में हमने डिस्कस किया तो हम ऐसा पढ़ते थे मेटाबॉलिज्म उपापचय के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, श्वसन के बारे में, पाचन के बारे में, जनन के बारे में। और ऐसा हमने उन क्लासेस में पढ़ा कि जिन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ऐसी जैविक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें सजीव कहा और जिन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ऐसी क्रियाएं नहीं की जाती उन्हें निर्जीव कहा गया। तो ऐसा डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। आज इसी सजीव और निर्जीव इस डिस्कशन को हम सेंट्रल डॉगमा की कंसेप्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल डॉगमा क्या है? बायोलॉजी का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है और सेंट्रल डॉगमा की दो महत्वपूर्ण बातें मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। और उसमें पहली बात क्या की थी कि नंबर 1, हर जीव के पास अगर वो सजीव कैटेगरी का है तो उसके लिए जो पहली कंडीशन, पहली शर्त है, वो पहली शर्त ये है कि उसके पास अपना एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, अपना एक आनुवंशिक पदार्थ या अपनी एक आनुवंशिक सूचना होनी चाहिए। अच्छा, वो सूचना कैसी होनी चाहिए कि वो सूचना यूनिक हो, मतलब किसी और जीव के पास वैसी सूचना नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त तो हमने ये बताई। दूसरी शर्त सजीव होने के लिए हमने जो कल डिस्कस की थी वो ये थी कि जीव इस सूचना का सही तरीके से संप्रेषण, स्थानांतरण करे। अब वो सही तरीका भी मैंने कल डिस्कस किया था। सामान्यतः क्या होता है, ये आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए, डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड इस रूप में होती है। और हम मानते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हैं, तो डीएनए इस सूचना का जब स्थानांतरण करे तो उसका एक सही रास्ता हमने बताया था कि सूचना के स्थानांतरण का जो फर्स्ट लेवल है, मैंने ग्रीन कलर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वहां पर सेंट्रल डॉगमा में बताई ये बातें। फर्स्ट यानी ये पहला लेवल है, यानी सूचनाएं डीएनए से डीएनए के पास चली जाए कि डीएनए ने अपनी सूचना स्थानांतरित की और अपने ही जैसा डीएनए का एक अणु और बना दिया। आगे हम जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ऐसा ये जो फर्स्ट लेवल है सूचनाओं के स्थानांतरण का, इसको हम प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण, अंग्रेजी में कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना, तो डीएनए अपने जैसी कॉपी बना दे और सूचना का स्थानांतरण कर ले। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया और हम उसे किसी दूसरे कांटेक्ट को सेंड करते हैं, हमारे किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, तो हमारे मोबाइल में एक कॉपी उसकी सेव रह जाती है, तो वो उसी तरह से डीएनए अपने जैसी एक कॉपी और बना दे। सेकंड लेवल में क्या करता है ट्रांसफर में, डीएनए अपनी सूचना ट्रांसफर करेगा और आरएनए बना देगा। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे डिस्कस करेंगे 3 प्रकार के आरएनए, मुख्य रूप से एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो डीएनए से सूचनाएं आरएनए के पास गई, इसे हम अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और फिर जब आरएनए बन गया तो आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आरएनए अब इन सूचनाओं का उपयोग करके प्रोटीन बनाएगा। ये जो तीसरा स्तर हुआ स्थानांतरण का, इसे हम अनुवादन, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा हमें बताता है कि सूचनाओं का सही तरीके से संप्रेषण, स्थानांतरण किस प्रकार होगा। तो बोर्ड पे तीनों स्टेप मैंने मेंशन किए। तो ये 2 अनिवार्य शर्तें सेंट्रल डॉगमा से पता चली कि कौन से ऑब्जेक्ट सजीव हो, कौन से ऑब्जेक्ट निर्जीव हो। तो ये शर्तें अगर वो फॉलो करें, पालन करते हैं अगर, तो उन्हें हम लिविंग, सजीव श्रेणी में रखेंगे। और अगर दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो उन्हें हम नॉन लिविंग, निर्जीव श्रेणी में रखेंगे। तो आज एक बिल्कुल ही नई कंसेप्ट कि किस प्रकार सेंट्रल डॉगमा के बेसिस पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज, श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है आज का। यहां तक ठीक? तो कल वाली बात समझ में आई आपको? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉगमा है। ओके, इधर लेफ्ट साइड में मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से कि किस प्रकार सेंट्रल डॉगमा अपना काम करेगा, मैंने 7 ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हैं। मैं इन पर सेंट्रल डॉगमा अप्लाई करूंगा और अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमें जानकारी है कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, लेकिन आज ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? सेंट्रल डॉगमा की हेल्प से करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, शुरू करते हैं। पहले 3 कैटेगरी में ले लेता हूं आपके सामने, एनिमल, प्लांट और फंजाई। इज दैट क्लियर? ओके, अगर मैं इन तीनों को देखता हूं, एनिमल्स यानी जितने भी जंतु हैं, प्लांट यानी जितनी भी वनस्पति हैं, प्लांट्स हो गए, और कवक की मैंने बात की है। इन सब में क्या है, अगर मैं इनकी कोशिकाओं को देखता हूं, किसकी?
एनिमल की, प्लांट की, फंजाई की, क्योंकि जो इकाई संरचना है वो कोशिका है कि ये सभी कोशिकीय जीव हैं। तो जो आधारभूत इकाई होगी वो सेल या कोशिका होगी। तो बात करते हैं एनिमल सेल की, प्लांट सेल की, फंजाई की सेल की, कवक की कोशिका, पादप की कोशिका, जंतु की कोशिका। तो क्या देखते हैं कि इन सभी में जो पहली शर्त थी मेरी, क्या पहली शर्त थी कि आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में होती हैं। तो इन सब में वो डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित है। कोशिका के ठीक सेंटर में या बीच में एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है। पहली इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट कंडीशन थी इन तीनों ने पूरी की। लेकिन मैंने कहा एक कंडीशन से कुछ नहीं होगा, कंडीशन तो दोनों पूरी होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है? राइट, यानी सही तरीके से वो सूचना का संप्रेषण करे, उसे स्थानांतरित करे। तो स्थानांतरित का सही तरीका क्या है कि डीएनए से डीएनए में, तो इन सब में कि पादप ने विभाजन किया, पादप की कोशिका ने विभाजन किया तो उसने अपने ही जैसी दूसरी कोशिका बनाई। जंतु की कोशिका ने विभाजन किया तो उसने भी अपने ही जैसी दूसरी जंतु कोशिका बनाई। मतलब पहला लेवल हो रहा है, जब भी कोशिका विभाजन होता है तो ये डीएनए अपने जैसी एक कॉपी और बना देगा। नंबर 2, डीएनए से आरएनए। अब डीएनए अपने आप को प्रकट कैसे करेगा? हमने कहा कि वो अनोखा है। पादप का मतलब इस पर्टिकुलर पादप का है, जंतु मतलब इस जंतु का डीएनए है। तो डीएनए को तो देखा नहीं जा सकता, तो डीएनए अपने आप को प्रकट करता है क्या बनाकर? प्रोटीन बनाकर। तो डीएनए केंद्रक में है, प्रोटीन कोशिका द्रव्य में बनता है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पर बनता है। तो डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए अपनी सूचनाएं किसको देगा? आरएनए को। सेकेंड स्टेप हो गया अनुलेखन, और फिर आरएनए कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर जाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये तीसरा स्टेप है अनुवादन। मतलब डीएनए भी है, आरएनए भी है, दोनों ने मिलकर प्रोटीन बना लिया। तो जो 2 शर्तें थी मेरी, वो दोनों इन तीनों ने पूरी की है, प्लांट ने, एनिमल ने, कवक ने। इसका मतलब ये तीनों सेंट्रल डॉगमा की कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये सजीव हैं, लिविंग कैटेगरी में रखे जाएंगे। और हम मानते भी हैं कवक, पादप, जंतु तीनों के तीनों सजीव हैं और इसी कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। आगे चलता हूं बैक्टीरिया पे, जीवाणुओं पे। खूब सारे जीवाणुओं के नाम आपने सुने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा रोग उत्पन्न करता है। ऐसे कई सारे जीवाणु हैं। तो अब मैं जीवाणु पे अप्लाई करूं। ओके, बैक्टीरिया जो है उनमें भी जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए है वहां पर भी, एक शर्त पूरी हो गई। एक विशेष सूचना है, क्योंकि विब्रियो कॉलेरी है तो वो केवल कॉलेरा रोग उत्पन्न करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, मतलब वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करेगा, दूसरा रोग उत्पन्न नहीं कर रहा। मतलब एक अनोखी सूचना तो है। नंबर 2, अब उस सूचना का सही तरीके से, सही रास्ते से स्थानांतरण भी होना चाहिए। तो करता है वो, डीएनए से डीएनए बना सकता है। बैक्टीरिया ने विभाजन किया, अपने जैसी एक कोशिका और बनाई, तो प्रतिलिपिकरण हो रहा है। आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनेगा। वो न्यूमोनिया रोग क्यों हुआ? क्योंकि उस बैक्टीरिया ने अपने विशेष प्रोटीन बनाए जिसके कारण वो विशेष रोग हुआ। तो प्रोटीन बन रहे हैं, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेंट्रल डॉगमा का पालन जीवाणु कोशिका करती हैं। तो ये सब लिविंग, प्लांट भी, प्लांट की सेल भी आपके लिविंग है, फंजाई यानी कवक की कोशिकाएं भी सजीव हैं,
और बैक्टीरिया वो भी आपके लिविंग हैं, क्योंकि वो सेंट्रल डॉगमा की दोनों शर्तों का पालन करते हैं। आगे चलूं मैं, अब बात करते हैं वायरस की। वायरस के बारे में सुना हुआ है आपने, ओके। तो डिटेल तो वायरस के बारे में जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर पे जाएंगे, तो अगले चैप्टर में हम वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिटेल स्टडी यहां नहीं कर रहे हैं, यहां मैं केवल आपको इतनी सी बात समझा रहा हूं कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, ये हम सेंट्रल डॉगमा की कंसेप्ट से क्लियर कर रहे हैं। तो यहां केवल इतना ही समझ रहे हैं, बाकी इन सब को डिटेल हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है। तो उनको पढ़े उससे पहले ये पता कर लें कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो चलो वायरस की बात करते। खूब सारे वायरस आपने नाम सुने होंगे, ओके। तो वायरस की डिस्कस करें। नंबर 1, वायरस को अगर हम बात करें पहले जेनेटिक मटेरियल की, देखो वायरस के पास भी सूचना तो है। जैसे मैं बात करता हूं पोलियो वायरस की, अगर किसी व्यक्ति में पोलियो का वायरस एंटर होता है तो उसमें जो लक्षण रोग के प्रकट होंगे वो पोलियो रोग के होंगे, मतलब उसका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर वो किसी के बॉडी में एंटर होता है तो लक्षण उस पर्टिकुलर वायरस के ही प्रकट होंगे, किसी दूसरे वायरस के प्रकट, यानी वो अपने आप को प्रकट तो कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एक इनफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना उपस्थित है। पहली शर्त पूरी हुई, ओके। अब वायरस के साथ दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो हमें समझनी चाहिए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल, देखो अभी तक तो मैंने क्या बात की, एनिमल, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, सभी का आनुवंशिक पदार्थ हमेशा डीएनए होगा। वायरस में ऐसा नहीं है। वायरस ऐसे भी हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो उनको नाम दे दिया डीएनए वायरस। वायरस ऐसे भी जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो नाम दे दिया सिंपली आरएनए वायरस। तो डीएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस भी है। तो बात यह है कि जो पहली शर्त है वो तो ओवरऑल पूरी हो रही है कि इनके पास आनुवंशिक सूचनाएं हैं। वो डीएनए के रूप में हो तो डीएनए वायरस, वो आरएनए के रूप में हो तो आरएनए वायरस। यहां तक तो ठीक। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है? स्थानांतरण करे। अब स्थानांतरण करे उसके लिए क्या समस्याएं हैं वो समझें कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो कई प्रकार के एंजाइमों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन बिना राइबोसोम, कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे कण हैं, कोशिका अंग है राइबोसोम, जिनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वहीं पर प्रोटीन बनता है। तो अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन बनेगा नहीं। तो जो वायरस हैं उनके पास आनुवंशिक सूचनाएं तो है, वो डीएनए के रूप में हो सकती हैं, वो आरएनए के रूप में हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूचना है। लेकिन सूचना का स्थानांतरण करना है तो डीएनए से आरएनए बने, आरएनए से प्रोटीन बने, पूरा तरीका है। हमने कहा सही तरीका हो। अब वो डीएनए या आरएनए उसको बनाना प्रोटीन है। अब जिस वायरस के पास डीएनए है उसके पास आरएनए नहीं है, जिसके पास आरएनए है उसके पास डीएनए नहीं है। इसका मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो वायरस के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जबकि यहां क्या था, चारों में डीएनए भी था और आरएनए भी था। वायरस के साथ एक नई बात हमने पढ़ी कि या तो वायरस में डीएनए है या आरएनए है, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में सूचनाओं के स्थानांतरण का, संप्रेषण का
जो एक सही तरीका है वो वायरस के पास प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सूचनाओं का स्थानांतरण तो होगा नहीं। तो ऐसा वैज्ञानिक लिखते हैं कि प्रोटीन नहीं बन रहा, एंजाइम नहीं है, तो इसको कहते हैं उपापचयी मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है वायरस के पास। राइबोसोम नहीं है, डीएनए है तो आरएनए नहीं है, आरएनए है तो डीएनए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पहली शर्त तो पूरी कर ली उसने कि उसके पास एक आनुवंशिक सूचना मौजूद है, लेकिन दूसरी शर्त उस सूचना का सही तरीके से स्थानांतरण वो नहीं कर पा रहा, इसलिए वायरस पहली कैटेगरी, पहली शर्त पूरी की तब तो वो लिविंग दिख रहा है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग। इसलिए वायरस को हम लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव के बीच की कड़ी, इट इज ए लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग, नॉन लिविंग, उनके बीच की योजक कड़ी है। क्लियर? नंबर 2, इसे जैविक पहेली, बायोलॉजिकल पजल कि कुछ कैरेक्टर लिविंग के, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। यहां हमने ये बात की सेंट्रल डॉगमा के आधार पर कि पहली शर्त जो है वो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो वायरस क्या करता है कि जब भी उसे अपने जैसे और वायरस बनाने हैं, मतलब प्रोटीन बनाने हैं, तो वो किसी न किसी जीव का उपयोग करता है। या तो एनिमल सेल में एंटर हो गया, प्लांट सेल में एंटर हो गया, फंजाई में एंटर हो गया, बैक्टीरिया में एंटर हो गया, और वहां प्रवेश करने के बाद उसकी उपापचयी मशीनरी का उपयोग किया और अपने लिए प्रोटीन बनाए। तो जीव के शरीर में, इनके शरीर में एंटर हो जाए तो सजीव है वायरस, और बाहर पड़ा है तो वो अपने प्रोटीन नहीं बना सकता, नॉन लिविंग की तरह, निर्जीव की तरह रहेगा। यहां तक ठीक? तो वायरस के बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन किया, सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है उसके बारे में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब 2 कैटेगरी और है, वायरॉइड और प्रायोन्स। हालांकि मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, अभी केवल मेरा क्या टारगेट है कि मैंने 7 ऑब्जेक्ट लिखे हैं, उसमें से मैंने क्लियर किया कि जो 4 ऑब्जेक्ट हैं पहले वो लिविंग, 5वां ऑब्जेक्ट मेरा वायरस है, वो ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग। अब बात करता हूं वायरॉइड की। वायरॉइड की अगर मैं संरचना देखता हूं तो वायरॉइड की संरचना में केवल क्या है? आरएनए। देखो वायरस में क्या था? डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, क्या नहीं है? केवल आरएनए नहीं है। इज दैट क्लियर? थोड़ा और नीचे आया वायरॉइड में, देखो हम यहां क्या था? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। वायरस में डीएनए है, प्रोटीन है, या आरएनए है, प्रोटीन है, तीनों एक साथ नहीं होंगे। डीएनए आरएनए दोनों संभव नहीं है। वायरॉइड को देखूं तो प्रोटीन नहीं, डीएनए नहीं, कुछ नहीं, केवल क्या है कि वायरॉइड की संरचना में आपको केवल आरएनए दिखेगा, और वो भी कितना लंबा? 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड लंबा आरएनए है वायरॉइड की संरचना में। अब वायरॉइड क्या करते हैं? जब भी इन्फेक्ट करेंगे, देखो वायरस तो किसी को भी इन्फेक्ट कर ले, वायरॉइड केवल प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे, एनिमल को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो वायरस से थोड़ी सरल संरचना किसकी हो गई? वायरॉइड की। लेकिन इसके पास भी केवल आरएनए है। जब ये किसी प्लांट सेल में एंटर होगा तो अपने प्रोटीन बनाएगा और अपने आप को लिविंग की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन जब वो बाहर पड़ा है तो नॉन लिविंग है। तो ये तो वायरॉइड तो वायरस से भी सरल हो गए, क्योंकि वायरस में एटलीस्ट डीएनए या आरएनए में से कोई एक है प्लस प्रोटीन है, लेकिन वायरॉइड में ऐसा नहीं है, इनमें डीएनए, प्रोटीन कुछ नहीं, केवल क्या है? आरएनए। दूसरी बात, वायरस इनमें से किसी को भी संक्रमित कर सकता है। वायरॉइड केवल किसको संक्रमित करेगा? प्लांट को। तो पादप में कुछ रोग हैं जो वायरॉइड के कारण होते हैं। एक सामान्य सी बात करें, कुकुम्बर, पेल फ्रूट, आपने वाटरमेलन है, लौकी है, इस तरह की चीजें खाई होगी, तो कई बार तुरई, लौकी कड़वी आती है, वो बेल पूरी कड़वी है, तो किसके इन्फेक्शन के कारण है? वायरॉइड्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। लास्ट डिस्कस करें प्रायोन्स की।
प्रायॉन्स में केवल प्रोटीन है, डीएनए आरएनए कुछ नहीं। तो और सरल हो रहा है, डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन, तो इनको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। वायरॉइड केवल आरएनए, प्रायॉन केवल प्रोटीन, तो ये केवल प्रोटीन है और कोई संरचना नहीं। और केवल किसको इन्फेक्ट करते हैं? एनिमल को। तो कुछ डिजीज है प्रायॉन्स के कारण एनिमल में होती है, लेटर हम इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो, प्रायॉन्स के कारण जो बीमारियां होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। ऐसी ही एक डिजीज का नाम है लाफिंग डेथ इन ह्यूमन, कूनू डिजीज। ये प्रायॉन्स के कारण होने वाली एक डिजीज है। तो आज हमने सेंट्रल डॉगमा की सहायता से ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें लिविंग यानी सजीव और निर्जीव नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, वर्गीकी के बारे में, कि जो पादपों जंतुओं का वर्गीकरण, केवल लिविंग की बात करेंगे कल से हम, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग। तो मैं सजीवों की स्टडी करूं उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए सजीव कौन है, क्या लक्षण है उसके, और वो निर्जीव से कैसे अलग है। तो ये आज के इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम टैक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और कल से हमारी स्टडी केवल सजीवों पर, लिविंग पर फोकस रहेगी। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स आई है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस कब लगेगी इसके बारे में अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है। तो आप अभी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाएं ताकि आपकी स्टडी एक बार स्टार्ट हो जाए, और जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब हम उसका भी हिस्सा बन पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।